Welcome you, ma'am, for this session. Thank you. Thank you. Okay. Friends, let me introduce Dr. Medha Kanetkar, madam. Madam is presently working as Associate Professor in CPN Berar College, Tulshibag, Nagpur. She has total 31 years of teaching as well as research experience. She has huge contribution in research as well as in academics. Till date, she has authored, this is very remarkable thing, she has authored more than 100 books. And for her credit, she has 45 research papers of national and international repute. Till date, 11 students awarded PhD degree under her able guidance. 2 have submitted their PhD and 2 students are pursuing their research work. She is a recipient of Best Teacher Award of Nagpur University. She is a coordinator of Place for Higher Learning and Research. She has organized research methodology workshops. She is the editor of research journal having ISSN number. The name of the research journal is Sanshodhan. She has organized various national and international level conferences as well. And she is a resource person, rather she conducts various workshops and she has been invited as a resource person, and she has delivered number of lectures, more than 500 lectures on research methodology. So with this brief introduction, I once again welcome you, ma'am, and I request you to please enlighten the participants. Welcome you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Thank you very much, Preeti Madam, for inviting me in such a very good platform, because research is my very interesting subject, and I am always ready to deliver lecture on research methodology. So I am sharing my screen here. Yes, ma'am. फ्रेंड्स, मैडम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स आप लोगों ने इसके पहले भी सुने हैं, अपने जो लेक्चर्स होते आ रहे हैं 3 तारीख से। बट आज मैडम आपको थोड़ा अप्लाइड पार्ट बताएंगे उन सारे चीजों का। टाइटल कैसे फ्रेम करना है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करते हैं, रिसर्च डिजाइन का भी पार्ट मैडम कवर करेंगे। तो आपकी जो भी डिफिकल्टीज है, पीपीटीज कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें आज आप मैडम से डिस्कस करिए। पहले मैडम का सेशन हो जाने दीजिए, then we will have a discussion session. You note down your queries and we will discuss it at the end of the session. यस, थैंक यू प्रीति मैडम। देखिए सभी पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे जो हमने अभी तक प्रीति मैडम ने, रेखा मैडम ने और मैंने भी प्री पीएचडी कोर्स वर्क जो हमने कंडक्ट किए हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, उसमें एक बात कॉमन हमारे जो ध्यान में आई है कि स्टूडेंट तो रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना डेटा बहुत मेहनत से वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना, जो मेथोडोलॉजी टेक्निकली जो बताई गई है उसको यूज कैसे करना, ये सबको पता नहीं होता। और जो ऑनलाइन एग्जाम होती है उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका कंटेंट्स जो है, जो ये मेथोडोलॉजी का कोर्स वर्क है, उसके जो कंटेंट्स है वो समझ में नहीं आते। तो इसके लिए हम लोगों ने ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके पूरा एक ब्रीफिंग करने का सोचा है, और इस बार एक नया प्रयोग प्रीति मैडम ने किया है, तो उसके लिए मैं उनको एक धन्यवाद देती हूँ और उनका अभिनंदन भी करती हूँ कि कुछ अलग सोचने का भी उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया है। कंटेंट्स वही है जो आपको यूनिट 1 यूनिट 2 में पढ़ाई गए हैं अभी तक, वही कंटेंट्स लेके मैं आगे जाऊंगी, लेकिन उसका ब्रीफिंग करूंगी और इसको प्रेजेंटेशन में, आपके प्रेजेंटेशन में कैसे होना चाहिए ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। और पार्टिसिपेंट से एक मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे अकेली बात कर रही हूँ, आगे कौन बैठा है मुझे पता नहीं है, तो चैट बॉक्स में कृपया आप आपके क्वेश्चन जो है या आपके रिप्लाई जो है वो डालते जाइए, ताकि मुझे पता चले कि चलो आप यहाँ पे
लाइव है। फ्रेंड्स तो थोड़ा सा देखिए हमारे इंटरेक्टिव सेशन रखिए, मैडम के साथ थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखिए। इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन। ओके यस 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 प्रणय, यस थैंक यू। और आप लोगों का जितना भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा मुझे और अच्छा मजा आएगा कि आप थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं करके। यस सुमन, ओके ठीक है। तो देखिए हमारे रिसर्च प्रपोजल में हमको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन या प्रीएम्बल कैसे होना चाहिए, इसके एक ब्रीफिंग मैं यहाँ पे करती हूँ कि द इंट्रोडक्शन शुड गिव बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। आपका जो स्टडी है, आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड उसमें होना ही चाहिए। द इंट्रोडक्शन सर्व्स एज द कैटलिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड इंक्लूड्स। क्या क्या उसमें होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है उसके कॉन्टेक्स्ट उसमें होना चाहिए। द पर्पज ऑफ द स्टडी इन द रिलेशन टू द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम हमको दिखा है और उसका पर्पज हमने क्या वहां पे किया है, यानी क्या डिटर्मिनेशन किया है। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना के इफेक्ट्स जो है इकोनॉमी पे, हेल्थ इशू है, इकोनॉमी या हम लोग वहाँ पे वर्क एबिलिटी भी देख सकते हैं, या डाइट देख सकते हैं, या मेंटल पीस देख सकते हैं। तो हमारा जो जो कॉन्टेक्स्ट है वो है कोरोना। प्रॉब्लम है जो है हमारा वो कोरोना है, लेकिन हर एक का नजरिया जो है फार्मेसी वाले करेंगे, वो करेंगे उसके ऊपर क्या रेमेडीज निकाले चाहिए, क्या उसमें लस जो अभी आए हैं वैक्सीन वो कितने परिणाम कारक है, उसके ऊपर उनका ध्यान होगा। तो पर्पज ऑफ द स्टडी हर एक का अलग अलग होगा, तो वो उसमें आना चाहिए। ऑथोरिटेटिवली व्यू पॉइंट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन, तो आपकी ऑथोरिटी क्या है, आप क्या उसमें और देखना चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम कंसिडरेशन क्या है, इसका भी आपने वहां पे इलेबरेशन करना जरूरी है। एंड द रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग उस पर काम नहीं कर सकते। तो आपका इंटरेस्ट क्या है, बहुत सारे रिसर्चर्स हमको बताते हैं कि ये कन्वीनियंट था मुझे, मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई एरिया लेना मेरे लिए कन्वीनियंट था, इसलिए मैंने मुंबई में काम करना शुरू किया। ऐसे नहीं होता। आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, यानी आप ये क्यों ढूंढ के लाना चाहते हो, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। अभी अभी हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे लिखना है। One of the key steps involved in identifying a good and practical research problem is to formulate and shortlist the problem. अभी जैसे मैंने कोरोना का बताया आपको कि उसको शॉर्टलिस्ट करिए कि कौन से एस्पेक्ट्स पे कोरोना इफेक्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस कन्वर्ट योर इनोवेटिव आइडिया, फिर उसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया आपकी जो होगी वो उसको कन्वर्ट करिए इनटू रिसर्च प्रॉब्लम बाय डिस्कसिंग इट विथ योर सुपरवाइजर और पीयर्स। ये बहुत जरूरी है, आप अकेले काम नहीं कर सकते, कौन सा भी रिसर्च हो आप उस पर अकेले काम नहीं कर सकते, आपको कोई पीयर्स चाहिए या कोई सुपरवाइजर चाहिए। तो उसके ऊपर आप डिस्कशन करिए, आपकी आइडियाज वहां पे डिस्कस करिए और उस को और ज्यादा जो बोलते हैं हम शार्पन जिसको बोलते हैं, कि जैसे हम पेंसिल को नोक करते समय उसको शार्प करते जाते हैं, एक छोटा सा टोक वहां पे नोक बनता है और उससे हम अच्छे से लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे प्रॉब्लम जो हमारे मन में आइडियाज आती है या हमारे दिमाग में जो आइडियाज आती है उसको हम डिस्कस करते जाते हैं अनेक लोगों से, और फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिसर्च टाइटल में हम लोग बदल सकते हैं। तो इसलिए रिसर्च टाइटल क्या होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है, जो हमारा इंटरेस्ट का एरिया है, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट हमने लिए है, उस के मुताबिक ये टाइटल होना चाहिए। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी स्टेटेड इन अ क्लियर एंड कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, जितना कम हो सके। बहुत सारा हमारे मन में रहता है कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, उसमें ये भी डालना चाहिए, लेकिन जितने कम वर्ड्स में हमारा टाइटल हम लोग ग्रामेटिकली वो जो उसको एक सेंस उसको देंगे, वो उसको टाइटल हम लोग कहते हैं। अभी टाइटल कैसे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है, कौन दिख रहा है आपसे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, चार्ट दिख रही है, चार्ट माधुरी दीक्षित। यस, लेकिन ये इसके बाजू में क्या नाम लिखा है, डॉक्टर मेधा कानेटकर। यस। तो अगर मैंने माधुरी दीक्षित का फोटो लगा दिया और बाजू में मेरा नाम लगा दिया, आपने मुझे देखा नहीं है अभी तक, तो आपको लगेगा कि ये मैं ही हूँ।
है ना। जब तक आपका थीसिस कोई देखता नहीं है, जब तक आपका रिसर्च कोई पढ़ता नहीं है, तब तक लगेगा कि आपका ही है। लेकिन उसका टाइटल और अंदर की जो आपने आपका क्या बोल रहे हैं, तो अब अगर उसका टाइटल अलग है और अंदर का मटेरियल अलग है तो पूरी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए टाइटल फॉर्मेशन, ये मैं हूं, टाइटल फॉर्मेशन सही होना चाहिए, जो है अस्तित्व में जो है उसी का टाइटल उसमें आना चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए, इंस्पिरेशन, शेयरिंग एंड एक्सेलेंस। टाइटल में क्या क्या होना चाहिए, मेक्स योर जर्नी हैप्पी एंड इजी। अगर टाइटल बहुत अच्छे से आपका फ्रेम हो गया तो आपका रिसर्च जर्नी इतना इजीली हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका रिसर्च आपने कंप्लीट कर दिया। तो उसका मीनिंगफुल होना चाहिए टाइटल को। टाइटल इज गिविंग मीनिंग और इमेज टू यू एनी पर्सन, एरिया, वर्क और एक्शन इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट। देखिए, आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा है, तो एक कुछ तो भी सोच के उन्होंने रखा है कि मेरे बेटे का नाम क्या होना चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे मेरा नाम मेधा रखा, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, और पहले मुझे स्टडीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई और संस्कृत मैंने लिया था 8वीं 9वीं 10वीं में, और 8वीं में जब मैं थी तो मुझे पता चला मेधा इस शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, यानी बुद्धिमत्ता। और मुझे क्लिक हो गया कि मेरे माँ बाप ने अगर मेरा नाम लिखा है, रखा है मेधा करके, तो मुझे बुद्धि का काम करना चाहिए। तो जितना हो सके मैं मेरा काम करती गई, और आज जो भी मैंने अचीव किया है तो नाम की वजह से हुआ है। आपका नाम जो भी आपके माँ बाप रखते हैं तो उसके मुताबिक आप बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए टाइटल इज गिविंग मीनिंग और इमेज टू एनी पर्सन, एनी वर्क और एनी एक्शन। तो हमारा जो टाइटल होगा वो भी हमें मीनिंगफुल, वहां पे रिसर्च का टाइटल वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एंड आइडेंटिफाइंग नेम गिवन टू द वर्क, और जनरल और डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, उसको भी हम लोग टाइटल बोल सकते हैं। देखिए, टाइटल के ऊपर आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस में आएंगे तो ये इसके पॉइंट्स ध्यान में रखना। जो भी मैं बता रही हूँ आपको, ये पूरे उसके पॉइंट्स जो है वो आपको एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं दिखेंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रख के आप थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टाइटल क्या है, इट मस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स, पर्पस एंड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। टाइटल कैसे होना चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, स्कोप एंड ऑपरेशन होना चाहिए। जो रिसर्च स्टडी आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या पर्पस है, उसमें कंटेंट्स क्या क्या है, उसका स्कोप कहाँ पे है, और उसका ऑपरेशन आप कैसे करेंगे। जैसे कोलैबोरेटिव स्टडी है या कोरिलेशनल स्टडी है, एनालिटिकल स्टडी है, कैसी स्टडी है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। द टाइटल रोल इन द रिसर्च टू परफॉर्मिंग आइडिया, main idea of the researcher. It is the performance part that gives the real sense to your research work. The character of title is not fictional. It should be real and useful in this living world. देखिए, काल्पनिक वहां पे नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं पैराडाइज है नागपुर, ये अगर हम लोग बोलेंगे कि रहने के लिए एक पैराडाइज है, तो पैराडाइज ये जो शब्द है वो अस्तित्वहीन में नहीं है, पैराडाइज ऐसे जो रियलिटी में नहीं है, तो ऐसे जो वर्ड्स है वो हम टाइटल में यूज नहीं करेंगे। सो ग्रामर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब टाइटल हम लोग करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो उसमें ग्रामर और उसका पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, उसको पंक्चुएट करना है। तो आप कैसे करेंगे, चार्ट में लिखिए, इसका पंक्चुएशन आप कैसे करेंगे। ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक दो चार्ट मुझे चाहिए, लिखना है आपको। कैसे करेंगे, उसका पंक्चुएशन कुछ भी दिया नहीं है, पंक्चुएशन वहां पे मैंने, तो कैसे करेंगे आप। एक वर्कशॉप में मैंने ऐसे ही पूछा था, क्योंकि हम लोग टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते, कोई भी लिख के नहीं भेज रहा है, तो मैं ही आगे चलती हूँ। तो एक वर्कशॉप में हमने ये किया था प्रयोग, तो कुछ लड़के ने, जो बॉयज थे, उन्होंने लिया था वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसका मीनिंग होता है कि एक औरत उसके
मर्द के बिना कोई भी कुछ भी नहीं है। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ऑल गर्ल्स ने लिखा था अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसका मीनिंग होता है कि औरत के बिना मर्द कुछ भी नहीं है। तो देखिए अपना अपना नजरिया होता है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर देखने के लिए, और वो ही नजरिए से हम लोग अगर हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अगर देखते हैं तो हम हमारा बायस व्यू वो टाइटल में डाल देते हैं और पूरा रिसर्च को खराब करते हैं। हाँ, अ वुमन डैश विदाउट हर कॉमा मैन इज नथिंग। अगर ये करते हैं तो आप लोग वुमन और उसके मर्द को वहां पे अलग अलग करते, जैसे औरत और औरत के बिना मर्द कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ निकलता है पहले सेंटेंस में निकलता है कि मर्द के बिना औरत कुछ भी नहीं है, दूसरे सेंटेंस में निकलता है कि औरत के बिना मर्द कुछ नहीं है। तो ये हमारा व्यू रहता है, हम कौन से व्यू से हमारे रिसर्च टॉपिक को देख रहे हैं, उसका पंक्चुएशन कैसे करना है। अगर करेक्ट पंक्चुएशन होता है तो उसमें से टॉपिक का जो मीनिंग है वो भी वहां पे निकलता है और हम लोग अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट। हर घर चुपचाप से कहता है कि इसके अंदर कौन रहता है, बाहर से ही हमें पता चलता है, टाइटल देख के हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। अभी अभी मुझे 31 इयर्स का एक्सपीरियंस मैडम ने बताया, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेरे पास वैल्यूएशन के लिए आते हैं, बहुत सारे रिसर्च जैसे आरआरसी कमेटी वगैरह है तो उसके ऊपर हम लोग जब बैठते हैं तो उसका टाइटल देख के हमको पता चलता है कि यार इसने क्या लिखा होगा अंदर। तो हर घर चुपचाप से ये कहता है कि इसके अंदर कौन रहता है, वैसे ही हमारे रिसर्च टाइटल हमें बताता है कि हमारे रिसर्च के अंदर हमने क्या किया है। इट्स ईच वर्ड गिव्स यू डायरेक्शन। जो भी हमने टाइटल दिया है उसका हर एक वर्ड हमको एक डायरेक्शन देता है रिसर्च डेटा कलेक्शन के लिए। तो फॉर रिसर्च टाइटल इज लाइक अ गाइड विच गिव्स यू राइट डायरेक्शन फॉर द डेटा कलेक्शन। तो ये एक राइट पाथ अगर आपको मिल जाता है तो आपका रिसर्च बहुत अच्छे तरह से होता है। फाउंडेशन ऑफ रिसर्च बिल्डिंग, जो टाइटल हमारा होता है वो फाउंडेशन होता है रिसर्च बिल्डिंग का और रिसर्च डिजाइन का। इसके बाद में रिसर्च डिजाइन भी आपको बताने वाली हूँ। तो इम्पोर्टेंट फॉर कंक्लूजन, जो कंक्लूजन हम निकालेंगे उसके लिए भी टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल इज प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इट्स कंक्लूजन। हाइपोथेसिस जो हमको फ्रेम करना है वो भी टाइटल से ही रिलेटेड होते हैं और हाइपोथेसिस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द टाइटल। तो जो भी हम अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक डीएनए है और टाइटल इज द डीएनए ऑफ रिसर्च वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट। सो वैल्यू ऑफ रिसर्च भी हमारे टाइटल से दिखता है कि टाइटल शोज द वैल्यू ऑफ योर रिसर्च, इट हेल्प्स इन वैल्यूएशन प्रोसीजर। जब हमारे यहाँ वैल्यूएशन के लिए आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो प्रोजेक्ट को वैल्यूएशन करने के पहले टाइटल अगर दिख गया और अच्छा टाइटल दिख गया तो खोलने की इच्छा होती है, और एक बार खोल दिया और मटेरियल इसमें अगर अच्छा रहा तो मैं तो 3-3 घंटे पढ़ती रहती हूँ वो रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इतना अच्छा वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं अगर हमारा टाइटल फ्रेमिंग में यहाँ से अच्छा हो गया तो सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए रिसर्च टाइटल के लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एनवायरमेंटल चेंजेस, उसमें टाइटल में अगर हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड लिया है तो एनवायरमेंटल चेंजेस, राइज इन फॉर्मेलिटीज, कल्चरल चेंजेस, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द साइंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट जो है वो भी वहां से भी हमको बहुत सारे टाइटल की फॉर्मेशन मिलते हैं। तो एक जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स है कि पहले जो घटना घट चुकी है उसका हमारे वर्तमान में क्या परिणाम हो रहा है, उसके ऊपर अगर हमारा रिसर्च है तो उसकी भी हमको वहां पे रेफरेंसेस देने होते हैं। तो डूज एंड डोंट्स इन टाइटल फॉर्मेशन, डोंट टेक एनी फिक्शनल वर्ल्ड इन टाइटल, जैसे मैंने बोला अभी हेवन, हेल, पैराडाइज, जैसे डोंट टेक एनी फॉल्स और सुपरफिशियल आइडिया इन द टाइटल। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारे इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी आज की परिस्थिति ऐसी है लोगों को काम करना नहीं है, उनको एक टिपिकल काम करना है। जैसे हमारे यहाँ मार्केटिंग के बहुत सारे, सेल्स के बहुत सारे जॉब ओपनिंग है, अभी भी है, लेकिन हमें वो जॉब करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अभी डिग्री इतनी आसान हो गई है मिलने, तो हम तो इतने पढ़े लिखे, हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं तो हम इतना हल्का काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से भी बहुत
वो अपने इच्छा से बेरोजगार रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट कभी हो ही नहीं सकता, परफेक्ट कंपटीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिमांड में हम हमेशा फ्लक्चुएशन होती रहती है। फिक्स्ड वेरिएबल्स कभी फिक्स हो ही नहीं सकते। तो ये जो है सुपरफिशियल आइडियाज है वो हमारे टाइटल में नहीं होनी चाहिए। डोंट टेक टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, बिल्कुल 2 शब्द का भी टाइटल नहीं होना चाहिए या बहुत बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए कि जो हमको याद ही नहीं हो। जैसे अभी टू शॉर्ट कैसा हो सकता है, इंडियन पॉलिटिक्स, अरे उसमें क्या करने वाले हो आप, पॉलिटिक्स में क्या देखने वाले हो, इंडियन पॉलिटिक्स का कौन सा एरिया आप लेने वाले हो, इसमें थोड़ा सा वहां पे एलिब्रेशन होना चाहिए था। ये बहुत शॉर्ट हो गया। टू लॉन्ग कैसे हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स, वही उसको अगर हमने बड़ा किया, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ हेटेरोजेनियस रिलीजियस रीजनल फैक्टर्स ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 2005 टू 2015। ये रियली लिया गया हुआ टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि देखो इतना बड़ा, और इसमें कितने वेरिएबल्स है, इक्विलिब्रियम है, नॉन इक्विलिब्रियम है, हेटेरोजेनियस रीजनल फैक्टर्स है, इतने सारे वेरिएबल्स उन्हें टाइटल में ले लिए, तो उसका वो एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए भी बहुत दिक्कत जाती है। तो टाइटल फ्रेम करते समय वेरिएबल्स भी देखना जरूरी है। मैं आगे जाके आपको वेरिएबल्स बताने वाली हूँ। डोंट यूज एब्रीवेशंस, शॉर्ट फॉर्म यूज करना नहीं है। जैसे ICICI, SEBI, SBI, तो देखिए मैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो मेरा ऐसे ही थोड़ा सा जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बीच में अनम्यूट होके मुझे पूछ सकते हो। यूज वर्ड्स दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्टिमुलेट रीडर्स इंटरेस्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि टाइटल अगर अच्छा है तो रीडर्स का इंटरेस्ट वहां पे बढ़ता है और वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो पॉजिटिव इंप्रेशन, नेगेटिव वहां पे टाइटल फ्रेम करना नहीं है, हमेशा उसका पॉजिटिव मीनिंग ही निकलना चाहिए। यूज करेंट नॉमेनकल्चर फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी। नॉमेनकल्चर जैसे अभी जैसे VT का हम देखेंगे तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया है, या नागपुर का हम देखें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टर्मिनस हो गया है। तो ये जैसे उसके नॉमेनकल्चर बदलते रहते हैं, वो जो करंट नॉमेनकल्चर रहता है उसका यूज हमारे फील्ड स्टडी में होना चाहिए, ना कि पुराना। आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स, जैसे मैंने अभी बताया, वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, उसकी चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट सपोर्ट दैट द मेजर हाइपोथेसिस। जो आपका मेजर हाइपोथेसिस होगा उसको जो वेरिएबल सपोर्ट कर रहा है वो आपके टाइटल में होना चाहिए। में रिवेल हाउ द स्टडी विल बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे करने वाले, एनालिटिकल करने वाले हो, कोरिलेशनल करने वाले हो, या क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हो, कौन सी स्टडी आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो, उसका वहां पे टाइटल में शब्द होना जरूरी है। यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन विथ फर्स्ट द लास्ट एंड ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स एक्सेट्रा। देखिए टाइटल हमको फ्रेम करना है, तो जो फर्स्ट, हर एक शब्द का फर्स्ट, लास्ट, सब नाउन्स, सब प्रोनाउंस, सब वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, ये कैपिटल होने चाहिए। जैसे दी लिखा है तो दी का THE का T, द एनालिसिस का A, ऐसे करके हम लोग पूरा वहां पे जो है हर एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड, हर एक शब्द का फर्स्ट वर्ड हम लोग वहां पे कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे। टाइटल में किसी को प्रॉब्लम है? टाइटल समझ में आ गया? ओके, यस मैम। या ओके। टाइटल फ्रेमिंग के बाद हम लोग अभी जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे, कि जैसे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही हमें पूरा रिसर्च वर्क कैसे करना है पता चलता है। तो एक बार टाइटल फ्रेमिंग हो गया, एक बार हमारा पूरा स्टडी वहां पे कैसे करना है ये निश्चित हो गया, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव्स लेना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज डिटेल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये 3 शब्द हमारे टाइटल को हमको पूछना है। जो भी टाइटल हमने फ्रेम किया है उसको ऑब्जेक्टिव्स में जब हमको कन्वर्ट करना है, उसके लिए 3 वर्ड, ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस मैंने दिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये क्वेश्चन पूछ के ही हमको ऑब्जेक्टिव्स वहां पे लिखने हैं। रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन
whose answer the investigator wants of a statement or a question serves as the pivot in the conduct of research project and interpretation of results. The characteristics of good research objectives are: it should be clearly stated without any ambiguity in measurable terms and do not involve any kind of judgment. अपना जजमेंट देना नहीं है, कोई भी वहां पे हमारा जो बायस जो हमारा एक रहता है, मेजरेबल एक टर्म रहता है, वो वहां पे नहीं होना चाहिए. ये जो है हम लोग बोलते हैं कि ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ये कम इम्पैक्ट करेगा, ऐसे हम लोग जो मेजर वहां पे देते हैं वो मेजरेबल टर्म्स उसमें नहीं होना चाहिए और वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए. Writing research objective is a clear, concise, declarative statement which provides direction to investigate the variables. जो variables हमने लिए हैं उसको investigate करने के लिए ये objective हमको काम में आते हैं. Generally, research objective focus on the ways to measure the variables such as to identify and describe them. Research objective are the results sought by the researcher at the end of the research process. That is, what the researcher will be able to achieve at the end of the research study. आपको आखिरी में क्या अचीव करना है उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव आपको फ्रेम करने हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेवेंट, फिजिबल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेबल, क्लियर एंड मेजरेबल. जैसे हम लोग उसको मेजर करने वाले लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग आज आपका हो गया, लिंगे सर ने बताया होगा, तो उसको मेजर करना है. हमने जो हमारे पास जो क्वांट आए हैं, हमारे पास जो डेटा आया है उसको हमको मेजर करना है. तो जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है वही हमारा मेजरेबल होना चाहिए, तो हम लोग उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा सकते हैं. Objective is a purpose that can be reasonably achieved with the available resources. The objective summarizes was it to be achieved by the study. The research objective are the specific accomplishment the researchers hopes to achieve by the study. The objective include obtaining answers to research question or testing the research hypothesis. जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहेंगे वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन या जो हम टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस उसमें भी रिफ्लेक्ट होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही हमारे हाइपोथेसिस वहां पे फ्रेम होते हैं. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम लोग. दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. पहले है जनरल ऑब्जेक्टिव. जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड गोल्स टू बी अचीव. और एक ब्रॉड हमारा एक माइंड रहता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, उसको हम लोग एम भी कह सकते हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव को हम लोग एम भी कह सकते हैं कि एक ब्रॉड एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको हम लोग एम भी कह सकते हैं. The general objective of the study state that the researcher expects to achieve by the study in general terms. General objective are usually less in number. Less in number यानी सिंगल ही रहता है, बहुत बार सिंगल ही रहता है जनरल ऑब्जेक्टिव. देन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ये बहुत सारे होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपके हैं उतने अपने नैरो एक उसको छोटे छोटे यूनिट में आप डिवाइड करिए, उसको स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करिए, तो वो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म एंड नैरो इन फोकस. जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैन ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट्स टू फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जो हमने जनरल ऑब्जेक्टिव लिया है, एक थीम हमने लिए हैं, उसको हम ब्रेक करके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अगर बनाएंगे तो उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लोग बोलते हैं. तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स वहां पे कितने, हाउ मेनी जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन द रिसर्च. आप वहां पे लिख सकते हैं कि फ्यू और लेस इन नंबर्स. और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप वहां पे देख सकते हैं कि हाउ मेनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. n number of specific objectives can be वहां पे डिराइव्ड और कैन बी हम लोग बोल सकते हैं कि उसको लॉजिकली और स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्टिव्स उसको हम लोग वहां पे ले सकते हैं. सिस्टमैटिकली जो एड्रेस कर रहे हैं एक वेरियस एस्पेक्ट और प्रॉब्लम को, उसको डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे कितने भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम लोग बना सकते हैं. लेकिन फिर भी कोई एक अगर छोटा सा रिसर्च हमको करना है या पीएचडी हमको करना है, तो
लेस देन 10 ऑब्जेक्टिव्स वहां पे होने चाहिए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा आपको हमको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा और उतने सारे हमको क्वेश्चन आयर में डालने पड़ेंगे। इसलिए जितने कम होंगे, लेस देन 10 नंबर, अगर वहां पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इतने वेरिएबल्स आपके होंगे, तो ही आपका रिसर्च स्टडी वो आपके टाइम पीरियड में कंप्लीट हो सकता है। This should specify what the researcher will do in the study, where and for what purpose। जैसे मैंने अभी कुछ पहली स्लाइड आपको दिया है, why, what and how, इसके क्वेश्चन आपको वहां पे पूछने हैं। Methods of stating objectives: the objectives should be presented briefly and concisely. They should be cover the different aspects of the problem and its contributing factors in the coherent way and in a logical sequence. The objective should clearly phrased in operational terms, specifying exactly what researcher is going to do, where and for what purpose. ऑब्जेक्टिव कैसे स्टेट्स करते हैं वो देखेंगे। स्टेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दे शुड रियलिस्टिक, जैसे मैंने पहले बताया टाइटल में, रियलिस्टिक कंसिडरिंग लॉजिकल कंडीशंस इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन वर्ब्स एंड दैट शुड ईदर टू बी इवैल्यूएटेड, जैसे कि हम लोग टू एक्सेस, टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू फाइंड, टू वेरीफाई, टू कैलकुलेट, टू डिस्क्राइब, टू एनालाइज, टू एस्टेब्लिश, ऐसे करके हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो वहां पे हमको लिखना है। यानी जो ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे उसकी शुरुआत टू से होगी, और हमको अगर एक्सेस करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, उसको अगर हमको ढूंढ के निकालना है तो फाइंड आउट आएगा, हमको एक कुछ वहां पे डिटर्मिनेशन करना है या डिटरमाइन करना है तो टू डिटरमाइन आएगा, टू फाइंड आउट होगा, टू वेरीफाई होगा, टू कैलकुलेट होगा, टू कोरिलेट होगा, टू एनालाइज होगा, ऐसे करके हमको टू करके हमारा ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, अब यहाँ तक की पता चला आपको, यहाँ तक की समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे करना है, कौन से कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, देखिए मैं आखिरी में जो आपके सेमिनार्स होंगे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के, उसके जज में इसका वो करने के लिए, जजमेंट करने के लिए या उसको उसका वैल्यूएशन करने के लिए मैं ही आने वाली हूँ। तो अभी मैं जो बता रही हूँ ना आपको, वो अगर आपके रिसर्च प्रेजेंटेशन में मुझे दिखा नहीं तो हर बार तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बहुत दिन पहले ही। तो जो भी जितने भी लोगों ने आपके रिसर्च प्रपोजल देखना, आपकी सिनॉप्सिस देखना, उसमें अगर आपको लगता है कि हमने ये नहीं डाला है तो उसमें डालना जरूरी है। उसी के लिए ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क होता है कि आपने जो गलतियां पहले की है या जो छूट गई है, आपकी गलती से गलतियां छूट गई है, तो उसको आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए ही ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क है। क्योंकि फाइनल वाइवा या प्री सबमिशन वाइवा में अगर गलतियां दिख गई तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो सकती है। तो इसलिए उसको अभी से हमको क्या करना है, अच्छे से देखना है कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी हाइपोथेसिस पे जाएंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, लेकिन उसको फॉर्मुलेशन कैसे करना है ये आपको अभी मैं बताने वाली हूँ। कि टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। देखिए बार बार मैं वेरिएबल्स बता रही हूँ, लेकिन अभी आगे जाके मैं वेरिएबल्स आपको क्या है वो बताऊंगी। तो दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स है उसमें क्या पोटेंशियल रिलेशनशिप है, उसको ढूंढ के निकालने के लिए जो एक स्टेटमेंट किया जाता है उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से किसी को नहीं देख रही, लेकिन मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट कर रही हूँ कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स ये सब देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सोए नहीं है। ये मेरा हाइपोथिकेशन है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मेरा अजम्पशन है कि सब लोग जग रहे हैं और सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब ये गलत है या करेक्ट है, ये कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा, लेकिन ये करेक्ट है या नहीं है?
आइदर द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा मुझे? जब मैं हर एक को अनम्यूट करके उनको पूछूंगी कि देखो मैंने क्या बताया अभी तक, बताओ सही है, सही है। हाँ, तो जब मैं टेस्ट करूंगी, जब मैं डेटा कलेक्शन करूंगी और जब मैं वहां उसका पूरा एनालिसिस करूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि जो मैंने अभी स्टेटमेंट किया है कि जो सभी पार्टिसिपेंट जो अभी यहाँ रिसर्च वर्क में मेथोडोलॉजी के कोर्स वर्क में बैठे हैं, वो सभी ध्यान से सुनते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या स्टेटमेंट कर रही हूँ। मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट किया है कि सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ध्यान से पूरा जो ये सेशन है वो सुन रहे हैं। मैंने निगेटिव नहीं लिया, पता नहीं सभी सुन रहे या नहीं है, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने क्वेश्चन मार्क करके नहीं करे। मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस कर रही हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। मैं हाइपोथेसिस ही कर रही हूँ, ये हाइपोथेसिस फॉर्मेशन नहीं है। आप बोलेंगे कि मैडम हमारे ऊपर हम बात कर रही है, नहीं, ये हाइपोथेसिस के ऊपर ही बात कर रही हूँ मैं। देखिए हम लोग रात को सोते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सभी उठते हैं ना मॉर्निंग में कि दोपहर में उठते हैं सब लोग? मॉर्निंग में उठते हैं। अरे चार्ट करो या चार्ट करो, हाँ थोड़ा सा लाइव दिखना चाहिए, आप चार्ट करो वहां पे, वो मजा आती है चार्ट में। और ठीक है, आप पूरा मॉर्निंग में उठते हो तो रात के सोते समय आप एक प्लानिंग करते हैं कि इतने बजे मुझे मॉर्निंग में उठना है, इतने बजे मुझे काम पे जाना है, मुझे कल ये ड्रेस पहनना है। अगर आपको नया कुछ करना है या कोई प्रोग्राम है कॉलेज में या कहीं पे, तो आपको क्या करना है, आप तैयार होने की जो शुरुआत है वो रात से ही करते हैं। अपना अजम्पशन रहता है कि मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे तैयार होगा और इतने बजे ये ऐसी साड़ी पहनूंगा। मैं खुद सोचती हूँ कि 7 बजे जाना है, ये साड़ी पहन के जाना है, मैं ऐसी दिखूंगी, मैं ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी। एक शादी रहती है तो कोई भी दुल्हन जो है वो अपने मन में ऐसे विचार करती है कि ये साड़ी पहन के मैं कैसे दिखूंगी, ये अजम्पशन होता है। अगर वैसे ही हो गया तो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, अगर नहीं हुआ तो हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में जो अजम्पशन करते हैं यही हाइपोथेसिस है, उसको हम टेस्टेबल फॉर्मेट में जब डालते हैं तो उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इतना सीधा सिंपल हाइपोथेसिस है। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? यस मैम। सोने वाली थैंक यू, वृशाली थैंक यू। यस यस, वाह, ऐसा फटाफट फटाफट वहां पे मेरे को दिखना चाहिए, चार्ट दिख रहे हैं। प्रणय थैंक यू, रामकृष्ण थैंक यू। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हाइपोथेसिस में जर्नी करेंगे अभी हम लोग, बहुत ज्यादा उसमें आप आनंद लीजिए। इतना मजेदार है पूरा रिसर्च का काम, जितना आप वहां पे इंटरेस्ट लेंगे ना, इतना उतना ज्यादा आपका रिसर्च एकदम एकदम इंथुजियास्टिक हो जाएगा, एकदम आपको यानी हैप्पीनेस देगा। आप कभी, आप आज मेरी एज में आपको बताऊंगी नहीं, आप गेस करेंगे कि 31 इयर्स के मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरा एज क्या होगा। लेकिन आप मेरे आवाज से, अभी मेरे को देखा नहीं है, लेकिन मुझे देखने के बाद, मेरा फोटो अभी आपने देखा, आप सोचेंगे भी नहीं कि मेरा एज इतना ज्यादा है, क्योंकि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ। मैं इतना ज्यादा आनंद लेती हूँ पूरा रिसर्च का, हर रोज कुछ ना कुछ लिखती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती हूँ। तो आपको एक क्या बोलते हैं, यंग जनरेशन से कनेक्टेड रखता है ये रिसर्च, और आप कभी भी वहां पे बूढ़े नहीं होंगे, और बूढ़ा होना भी नहीं है अपने को, है ना, ओल्ड होना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग करंट जो चालू है उसमें काम करते हैं रिसर्च में। तो इसलिए हाइपोथेसिस बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक से हो गया तो आपका हाइपोथेसिस आपको एंड तक लेके जाएगा। तो हाइपोथेसिस इज द फोर्थ एलिमेंट। हाउएवर, हाँ ये भी है ना, ये भी छोटे छोटे जो मैंने वाक्य लिखे हैं उसकी फोटो निकाल के रखिए, लिख के रखिए, ये पूरे आपको आएंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में। हाउएवर वी मे नॉट बी यूज हाइपोथेसिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च। कभी कभी साइंस में अजम्पशन होते हैं, वहां पे हाइपोथेसिस नहीं होते हैं, बट इन अ क्वालिटेटिव स्टडी इट इज एसेंशियल। सब क्वालिटेटिव स्टडीज में हाइपोथेसिस ये बहुत जरूरी है। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन टू बी टेस्टेड। जो एक हमने स्टेटमेंट किया है उसको टेस्ट अभी करना है। Proposition which can be put to test to determine validity and it is useful for further research.
Provisional central idea, which becomes the basis of fruitful investigation, is known as working hypothesis. देखिए वर्किंग हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऐसे करके हम हमारे शब्द अभी आएंगे। और जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं कहीं पे भी जाके, या हमारा रिसर्च का जो अभी हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें आपको ये दोनों वर्ड जो है हाइपोथेसिस के वो यूज करने हैं। जैसे वर्किंग हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव, वर्किंग को ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये लिख के रखिए आप। ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड in its most elementary stage. The hypothesis may be very hunch, guess, imaginative data which becomes the basis for action or investigation. एक hunch होता है, एक guess होता है, एक imagination होता है। जैसे मैं यहाँ से निकल के, मुझे इंटरव्यू अगर जाना है बॉम्बे, तो मैं रात के दुरांतो से निकलूंगी और मॉर्निंग सुबह 9 बजे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी। 10 बजे मेरा इंटरव्यू है, तो ये सोच के मैं वहां से निकली, और लेकिन बीच में गाड़ी लेट हो गई या बीच में बंद हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो हमारा एक इमेजिनेशन होता है, वो इमेजिनेटिव स्टेटमेंट इज हाइपोथेसिस। The important function in research is formulation of hypothesis. The entire research activity is directed towards making the hypothesis. Hypothesis is the proposed assumption, explanation, supposition or solution to be proved or disproved. जैसे मैंने बोला कि अगर डेटा हमको ऐसे मिला कि जो hypothesis प्रूव कर रहा है तो accepted, अगर नहीं मिला तो not accepted और rejected. Hypotheses give us guidelines for an investigation to be carried out on the basis of various available information. In absence of this, researcher will collect unrequired data and may eliminate required one. यानी जो हमारे काम का है उसको हम छोड़ देंगे और जो काम का नहीं है उसको हम वहां पे कलेक्ट करते जाएंगे। इसलिए हाइपोथेसिस इज एन असम्पशन विच कैन पुट टू टेस्ट टू डिसाइड इट्स वैलिडिटी। इसलिए वो वैलिडिटी, अभी सर ने बताया कि वैलिडिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो वैलिडिटी टेस्टिंग हाइपोथेसिस की होना जरूरी है। तो इनिशियल आइडिया हाइपोथेसिस की कहाँ से आ सकती है हमें, तो it is often blurred or general. It requires refining before research hypothesis can be generated. Refinement of the initial idea on base of a search on relevant literature, initial observation of the phenomena, narrow and formalized initial idea convert into statement of the problem is hypothesis. हम लोग पहले relevant study करेंगे जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, और एक ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। उसके बाद ही हम लोग हाइपोथेसिस कर सकते हैं। गुड हाइपोथेसिस इज इट शुड बी स्टेटेड इन ब्रीफ एंड डेफिनेट टर्म्स, should be testable, and the relationship between variables should reflect the theory or literature that it is based on. The hypothesis must fulfill two requirements. क्या क्या होनी चाहिए? The hypothesis must produce a possible solution to the problem. जैसे मैंने कहा अभी कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, एक सोल्यूशन है कि हाँ सुन रहे हैं। It must be possible to test. इसकी टेस्ट कैसे करेंगे? मैं जैसे हर एक को मैं पूछूंगी या प्रीति मैडम को पूछूंगी, मैडम देखना कितने लोग वहां पे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, एक उनका फीडबैक ले लेना, तो मेरे को टेस्ट भी मैं उसकी कर सकती हूँ। The first step is to identify test implication from the hypothesis. That is the question: are there any effects that are possible to observe and that would occur if the hypothesis is true? Should be answered. अगर मैंने जो स्टेटमेंट किया है वो उसका ऑब्जर्वेशन में करती हूँ तो उसके क्या रिजल्ट मुझे मिलने चाहिए, ये सोच के ही मैं एक क्वेश्चन वहां पे पूछूंगी टाइटल को या वेरिएबल्स को, और फिर मैं वहां पे अपना हाइपोथेसिस जो है फ्रेम कर सकती हूँ। द ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स आर कॉल्ड टेस्ट इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स, क्या क्या ऑब्जर्व किया है आपने, कैसे आपने वहां पे डेटा कलेक्शन किया है, कौन से मेथड से किया है, और आपके जो हाइपोथेसिस के वेरिएबल्स है वो वहां पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, जो सर ने अभी आपको बताया है। टेस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ इन थियोरेटिकली डिडक्टेड from the hypothesis and accepted
in the present in the certain case, then the case is produced, and if the test implication cannot be observed, the hypothesis must be false. अगर उस पे हम लोग कोई टेस्ट नहीं लगा सक रहे हैं तो ये सोच लेना कि हमने हाइपोथेसिस लिया है वो फॉल्स है, उसको हम लोग ले नहीं सकते. अब फॉर्म ऑफ टाइटल हाइपोथेसिस कैसे होता है? Form of hypothesis is depending on the question being asked and the type of the study being conducted. Simple form of hypothesis are typically phrased as if and then. यानी if से शुरू होगा statement और then पर वहां पे खत्म होगा. Some hypothesis may simply describe how two things may be related. Correlational research में होता है दो अगर इसके ऊपर पेट्रोल के ये causal relation पे जाएगा या दो जैसे घर में जो इनकम आ रहा है अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो उसका रिलेशन क्या, कोरिलेशन इफेक्ट, रिलेशनल इफेक्ट क्या होगा, ऐसे करके हम लोग वहां पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो वहां पे लिख सकते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में. टू और मेनी थिंग्स बी रिलेटेड. सेकेंडली रिलेशन इन वन वेरिएबल कॉजेस चेंज इन अदर वेरिएबल. जैसे पेट्रोल के भाव अभी बढ़ रहे हैं तो उसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है वो बढ़ रहे हैं क्या, जो हमारे वेजिटेबल्स या मार्केट में जो आ रहे हैं गुड्स आ रहे हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं क्या, या जीएसटी का रेट बढ़ने से हमारे मार्केट की प्राइस बढ़ रही है क्या, ये जो हम लोग बोलेंगे उसको कॉजल रिलेशनशिप बोलते हैं. अब देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस. कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए. Concept should be clearly defined. Definition should be commonly accepted. Definition should be easily communicable. A hypothesis must have observed references. जो भी references आप दे रहे हैं वो observed होने चाहिए. Hypothesis must be special. A hypothesis should be related to available research techniques and hypothesis should be related to body of theory. क्या क्या categories है अब देखेंगे. Based on their formulation. जैसे हम लोग फॉर्मेट देते हैं वो उसमें दो टाइप के वहां पे तीन टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं. पहला है नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन पे. नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सबका देखेंगे हम डिस्क्रिप्शन. बेस्ड ऑन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड बेस्ड ऑन देयर डेरिवेशंस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस. एक एक को देखते हैं. स्टेटिंग हाइपोथेसिस. Hypothesis is a proposition formulated to explain observed facts or conditions in order to guide the investigation further. It can be either research hypothesis और null hypothesis. रिसर्च को ही वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं. यहाँ पे देखिए सब्सटेंसिव, डिक्लेरेटिव, अल्टरनेटिव भी कहते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं. स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम बिटवीन वेरिएबल्स और नल हाइपोथेसिस. यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक हाइपोथेसिस है. स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. अब जो कॉमनली हम लोग गलती करते हैं प्रेजेंटेशन में, अगर हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है, अगर हमने वर्किंग हाइपोथेसिस लिया है या हम लोग सब्सटेंशियल हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं और हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या टेस्ट लगानी है तो कोई भी टेस्ट अगर लगानी है वो नल हाइपोथेसिस पे जाती है. तो नल हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में अल्टरनेटिव भी दिखाते हैं, उसके नीचे हम लोग नल हाइपोथेसिस भी दिखाते हैं. ऐसे नहीं करना है. अगर आपने वर्किंग हाइपोथेसिस नहीं लिया है और नल हाइपोथेसिस लिया है तो ही आप प्रेजेंटेशन में नल हाइपोथेसिस दिखाइए. अगर नहीं लिया है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. वो केवल और केवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो पार्ट आएगा, अगर आपको एनोवा करना है, रिग्रेशन टेस्ट करनी है, उसके लिए वहां पे नल हाइपोथेसिस फॉर्म करके नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहां पे जो होता है वो सिलेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है. तो इसलिए ये बहुत ध्यान में बात रखनी है सबने कि जब आपका प्रेजेंटेशन आप करोगे तो सबने अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही वहां पे देना है, ना कि नल हाइपोथेसिस देना है. क्योंकि नल हाइपोथेसिस हो ये एक ही होता है, मैं आगे जाके बताने वाली. नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब नल हाइपोथेसिस क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, HO करके लिखते हैं. ये यहाँ पे लिखा है, सफिक्स में लिखना चाहिए. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. द नल हाइपोथेसिस इज रेफर्ड एज हाइपोथेसिस
of no difference. Show no different relationship between the variables we want to study. जो वेरिएबल्स शुरू में, जैसे मैं टाइटल से बोल रही हूँ वेरिएबल्स चाहिए, जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं उसमें कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, ये हम लोग बता रहे हैं, इससे स्टेटमेंट कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुन नहीं रहा। ये अगर मैंने स्टेटमेंट किया है तो वो होगा नल हाइपोथेसिस। मैम आपका स्लाइड में आ व्यू गया? नहीं हो रहा है। स्लाइड नहीं है, स्लाइड हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है मैम। नो कैरेक्टरिस्टिक मैम, ऑफ अभी। हाइपोथेसिस पे स्पीड नो है मैम। मैम, मेरे इसमें तो शो नहीं हो रहा है। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल वगैरह भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स पर टेस्टेबल हाइपोथेसिस। स्टिक्स तक रुक गया था मैम। टेस्टेबल हाइपोथेसिस। कैटेगरीज नो मैम। कैटेगरीज आ गए अभी। नो नहीं, चेंज ही नहीं हुआ मैम। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर टेस्टेबल हाइपोथेसिस। हाँ, यहाँ तक हुआ था ना। यस। हाँ, देखिए यहाँ से अभी अब दिख रहा है कैटेगरीज। नो 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 मैम, चेंज ही नहीं हुआ अभी तक। मैं फिर से अभी मैम, स्लाइड चेंज नो नहीं हो मैम, रही। नो। नो मैम, नो मैम। एक मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करती हूँ। क्या प्रॉब्लम आ गया? अभी तक तो ठीक चल रहा था। मैडम कैटेगरीज नहीं दिख रही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्क्रीन टेस्टेबल दिखता है। characteristics of a कैटेगरी testable कैटेगरी hypothesis दिखता है। very स्लाइड चेंज नहीं होता है मैडम। पीछे अड़क लिए थी स्लाइड, बस बढ़े नहीं जाते। बंद स्क्रीन करो। दिखता है तुम। मेधा मैडम, मेधा मॅम, एक एक मिनिट, हाँ एकदा बोला बोला। स्टॉप शेअरिंग करा आणि परत करा. नल एंड हाँ अल्टरनेट। आता आलं मॅम. आता आलाय मॅडम. ओके, वेट. एक मिनिट में आता आता आलाय। मॅडम Yes, आता ma'am. हे कॅटेगरी Categories. हायपोथेसिस आलाय ना। हा, हे आपलं बोलून झालं. सगळ्यांना मराठी समजतंय का? याच्या अगोदरची पण पाहिजे मॅडम. मॅडम या अगोदरची हो समजते मराठी. प्लीज इन हाँ हिंदी मैडम। याच्या अगोदरची पण पाहिजे मॅडम. हिंदी और इंग्लिश। देखिए, जितना मुझे जबता उतना मैं हिंदी में बात करूंगी, ठीक है? ओके। ओके, चलो आगे चलते। अभी आगे दिख रहा है स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। कैटेगरीज ऑफ हाइपोथेसिस मैम। हाँ, अगर आगे का नहीं जा रहा है क्या? नहीं मैम, कैटेगरीज ऑफ अगली स्लाइड में दी है। कॅटेगरीज वाली काम slide आहे. कैसे होता है? काय मॅम माहिती नाही. मॅडम तुम्ही स्लाइड अरे बापरे. नका करू. स्लाइड हाँ साधं राहू द्या आणि मग स्लाइड चेंज करा. हे दिसत आहे? नहीं मैम। आता दिसत आहे? नहीं चेंज काहीच नाही, चेंज नाही झाला, चेंजच नाही झाला मॅडम. मी बंद करून चालू करू का? मीटिंग नका लीव करू. स्टॉप शेअरिंग करून चालू करू. स्लाइड नका करू. मीटिंग लिहू का? नाही मॅम, मीटिंग नका लीव करू. माझा आवाज येतोय मॅडम? स्टॉप शेअरिंग कर. हो स्टॉप शेअरिंग केलं मी. पुन्हा शेअर करते. नाही, वेट मॅडम, वेट. तुम्ही स्टॉप शेअरिंग केलंय तरी पण कॅटेगरीज ऑफ हायपोथेसिस दिसतंय. हो, तिथे अडकली आहे.
बंद करते मी शेअर बघ आता. अरे ती हेवी झाली का ग? पीपीटी हेवी झाली असेल. आता आलं? नाही मॅडम, स्टिल द सेम प्रॉब्लेम. हॅलो. नाही हा मी पूर्ण एक मिनिट मी पूर्ण बंद करते. मॅडम एक काम करा, मीटिंग लीव करून परत जॉईन करा. मी पूर्ण बंद केली आहे. नाही मीटिंग लीव करा मॅडम, कारण की स्क्रीन जातच नाही आहे. स्क्रीन तशी कॅटेगरीज वाली हा हा बरं मग मी लिव्ह करते. एक मिनिट. लीव करून. फ्रेंड्स प्लीज वेट कर. एक काम करू आपण 5 मिनिटाचा ब्रेकच घेऊ इथे. येस मैम, प्लीज टेक अ ब्रेक. फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड. मैडम 5 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है? एम आई ऑडिबल? प्रीति मैम, हाँ बराबर. जी मैम एक रिक्वेस्ट थी. अभी तक जितने भी सेशन हुए जो गेस्ट आए हैं मेरे ख्याल से वो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं. मैं रामदेव ओवासी हूँ और मेरे कलीग्स भी हैं. तो अगर जैसे मैम काफी इंपॉर्टेंट काफी अच्छा बता रही हैं, डे 1 सेशन में भी सर काफी अच्छा बताया, तो अगर पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंजीनियरिंग का पेपर लेकर के हम डिस्कस करें उसके ऊपर कि हाउ टू राइट टाइटल कैसा है, कैसे लिखना चाहिए. इंडिविजुअल जो क्वेरी है आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कोई भी रिसोर्स पर्सन से डिस्कस करिए. इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन. They can guide you on your own topic also. हाँ प्रीति मला शेअर ऑप्शन द्या आता. ओ जस्ट अ मिनिट मॅडम. मॅडम ऍक्च्युली ना मी मोबाईल वरनं जॉईन केलेलं आहे. मी एका मीटिंग मध्ये आहे, तर 2 मिनिटं थांबाल. हा हा हो, इथे शेअर ऑप्शन गेला म्हणून ते थांबून गेलं होतं. ओके एक मिनिट. हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे नल हाइपोथेसिस जो है वो निगेटिव स्टेटमेंट करता है और ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट करता है. तो किसी भी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस अगर हमको लेना है या जनरल आइडिया हमको लेनी है तो वो एक ही होनी चाहिए. बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने ऐसे देखा है, जो प्रेजेंटेशन आप लोग करते हैं 3-3, 4-4 नल हाइपोथेसिस होते हैं. तो उसको आप अगर ऐसे आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में है तो उसको आप कन्वर्ट करिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है और नल हाइपोथेसिस हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट वहां पे करता है. तो ये बहुत जरूरी बात है. बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जो गाइड होते हैं उनको भी पता नहीं होता है, या उनका उतना स्टडी नहीं, हम लोग बोलेंगे पता नहीं होता है, वो ध्यान नहीं देते उतने ज्यादा कि बच्चे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा होता है. कोई कोई रिसर्च गाइड रहता है कि जो पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ता है. इसलिए ये जो गलतियां है हमारी रह जाती है और आखिरी में जब हमारा प्रेजेंटेशन होता है, आखिरी वाइवा होता है, तब जाके ध्यान में आते हैं कि हमने इतनी सारी गलतियां कर ली है. अगर नल हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा लेते हैं तो हमारा डेटा पूरा नेगेटिव जो है वो कलेक्ट होता है और ऐसे होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो वहां पे एक्सेप्ट हो जाता है. अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना ही है तो हमने स्टडी क्यों करी.
कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क का इफेक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे अगर वहां पे स्टेटमेंट कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम लोग अगर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस वहां पे प्रूव हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो प्री पीएचडी कोर्स वर्क लेने का कोई चांस ही नहीं है। आई बात समझ में? मैं क्या बोल रही हूँ वहां पे जो प्रैक्टिकली जो काम चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी परियोजनाएं होती है तो वो लेने की जरूरत है कि नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारे स्टडीज इकोनॉमिक्स में होते हैं। अगर हमने स्टेटमेंट ही वहां पे निगेटिव कर दिया कि ये योजनाओं का कोई लाभ है ही नहीं, तो इतने हमारे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी पंचवार्षिक योजना हुई है, जो भी वहां पे काम हुए हैं, वो सारे गलत हो गए। इसका मतलब ये है क्या, आज हमारा देश अगर पाकिस्तान और भारत की हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो भारत जो पाकिस्तान के मुताबिक इतनी ज्यादा वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया है, हम लोग इतनी ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो ये सब योजनाओं की वजह से है। तो बहुत सारे योजनाओं से रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में भी मैंने नल हाइपोथेसिस देखी। अरे अगर हमको उसको सकारात्मकता नहीं देनी है, उसको हमको पॉजिटिविटी नहीं देनी है, तो हमको रिसर्च करने का भी अधिकार नहीं है, और जो योजनाएं चल रही है उसको भी बंद करने के लिए हम लोग सरकार को बोल रहे हैं। तो जो भी हम लोग रिसर्च करेंगे उसमें जो हाइपोथेसिस होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसका ध्यान हमने रखना है। जो हमारा टाइटल होगा उसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इतने समझ में आ गए, तब तक आप लोग मेरे से चर्चा कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम, मुझे एक सवाल पूछ रहा था। हाँ, एक एक करके पूछिए। हाँ जी मैम। मैम जैसे आपने कहा कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो सर मैम मेरे सिनॉप्सिस में दो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और दो नल हाइपोथेसिस है, तो ये करेक्ट है या मतलब ये सही है या गलत है? वो आपने वो अल्टरनेटिव को ही नल हाइपोथेसिस में किया है क्या? जी अल्टरनेट को ही मैंने नल हाइपोथेसिस में किया है। हाँ, तो जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे वो नल हाइपोथेसिस दिखाने की जरूरत नहीं है। नल हाइपोथेसिस केवल और केवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम पे डालना जरूरी है। तो जब आप वो लिखते हैं, आपका प्रपोजल लिखते हैं, तो उसमें नल हाइपोथेसिस लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर लिखेंगे तो सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपने दो लिए हैं वही लिखना है। और नल हाइपोथेसिस आप जब एनालिसिस करेंगे, हाँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब करेंगे तब आपको पहले नल लिखना है, बाद में अल्टरनेटिव लिखना है, और नल को रिजेक्ट करना है और अल्टरनेटिव को वहां पे आपको एक्सेप्ट करना है। तो आपका जो डेटा आएगा वो अल्टरनेटिव डेटा से, हाइपोथेसिस से आएगा, ना कि नल से आएगा। ठीक है? थैंक यू मैम। या और कोई? हाँ मैम, मुझे एक और बात पूछनी थी कि जो हाइपोथेसिस लिखते हैं उसमें जो वेरिएबल लेते हैं तो खाली दो ही वेरिएबल लेंगे क्या? जैसे मेरा एक हाइपोथेसिस है मैम, उसमें ऐसा है वो, द डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग बिजनेस एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड वेल्थ जनरेशन। तो इट इज करेक्ट, और मुझे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, इनकम, वेल्थ जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, आपने 3-4 एक जैसे ले, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव में लेते हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव, वैसे आपने जनरल हाइपोथेसिस कर दिया उसका। तो आपने जो आपके जो वेरिएबल्स है उसको आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करके उसको अलग अलग करना पड़ेगा, पहली बात तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या किसको बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट हम जो वेरिएबल है, जैसे मैंने बोला कि अभी पेट्रोल की दर बढ़ से या भाव बढ़ से, हेलो, हाँ मैम, हाँ, पेट्रोल की भाव बढ़ हो गई है या पेट्रोल की कीमत ही बढ़ रही है, उसकी वजह से बोला हाँ बोला मॅडम प्रीती बोलते हैं। हाँ बोला मॅडम तुम्ही 10 मिनिटं जस्ट माझा लॅपटॉप किती गेले? अरे तोपर्यंत आम्ही चर्चा करतोय, मुलं छान प्रश्न विचारतात आहेत आणि मी 5 मिनिटाचा ब्रेक देऊन देईल मग. ठीक, मी पोहोचते. उलट हे असं जास्त छान होत आहे आमचं. ओके, ठीक आहे, मी ट्राय करते पोहोचते. नो प्रॉब्लेम, डोंट वरी. हा डोंट वरी, आम्ही करतो बरोबर. ठीक आहे. उलट मला त्यांनी क्वेश्चन विचारले आणि मी सांगितलं तर ते जास्त प्रॅक्टिकली प्रॉब्लेम येणार नाही आणि नंतर मी फक्त दाखवून देईल पीपीटी. ठीक आहे? येस मॅम.
ओके ओके हाँ कॅरी ऑन ओके हाँ महेश सर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देते मी कि हिंदी में बात करूंगी क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने बताया अभी कि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं अभी इकोनॉमी पे हम लोग देखेंगे कि जैसे सब्जियों के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है जैसे ऑटो वाला पहले यहाँ से बर्डी में जाने के लिए 50 या 60 रुपए में मेरे घर से ले लेता था अभी 100 रुपए के नीचे नहीं आता बोलता है ना टैक्सी के जो रेट है वो बढ़ गए हैं हमारे जो बाकी जो गुड्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसके रेट्स भी बढ़ने वाले हैं तो एक पेट्रोल के भाव बढ़ने से कितने सारे जो ये एरियाज है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसी में आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पता चला इंडिपेंडेंट किसी को बोलेंगे जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है लेकिन उसकी वजह से बाकी लोगों को प्रभाव हो रहा है वो इंडिपेंडेंट ठीक है और जिसकी वजह से बाकी के लोगों बाकी एरिया में या बाकी के वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे पेट्रोल पे डिपेंडेंट क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन है या गुड्स के चार्जेस है गुड्स के रेट्स है तो पेट्रोल के ऊपर जो भी जैसे कार या टू व्हीलर्स का जो सेल है उसके ऊपर वो कम हो गया अभी मेट्रो आ गई है नागपुर में तो मेट्रो के इफेक्ट क्या है पेट्रोल के दर बढ़ के इफेक्ट क्या है ऐसे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो डिपेंडेंट क्या हो गया जिसका स्टडी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो गया और जिसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो डिपेंडेंट हो गया समझ में आ गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और किसको पूछना है जैसे फार्मेसी में भी या साइंस में भी हम लोग देखते हैं कि कोई एक कॉज हो गया है और उसके इफेक्ट कॉजल रिलेशनशिप इसको बोलते हैं हम लोग कि कोई तुम्हें एक ऐसा कारण हो गया है कि उसकी वजह से जो बीमारी अभी कोरोना की वजह से कि क्या उसके कारण है तो उसके लक्षण क्या है कैसे पता चला हम लोगों को जब उसके ऊपर क्या हुए बहुत सारा रिसर्च हुआ अब वैक्सीनेशन कैसे आ रहा है बहुत सारा रिसर्च होने के बाद उस पे वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग जो रिसर्च करते हैं तो उसको कॉजल रिलेशनशिप में ही हम लोग बहुत बार हमारा जो रिसर्च है वो करते हैं कि कॉज क्या है और उसकी इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं ठीक है जैसे कोरोना ये इंडिपेंडेंट